एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तुम्हें पागल कहेंगे कि यार जब नहीं हो रहा तो छोड़ देना, जबरदस्ती है, एक ही चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, क्या दुनिया में और चीज़ें नहीं रखी हैं? अबे एमबीए कर लो, बीकॉम कर लो, कहीं मैनेजर बन जाओ, बैंक के लिए अप्लाई कर दो। दुनिया में बहुत कुछ रखा है यार, जरूरी है यही कोर्स करना? कुछ और कर ले, जिंदगी में कुछ और भी तो बन सकता है। ये दुनिया तुम्हें पागल कहने लगेगी। पागल का मतलब होता है प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील। जब भी लोग को लगे ना तुम पागल हो गए तो समझ लेना ही तुम सही डायरेक्शन में हो। पागल होने का मतलब ही है कि यार पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। प्रगतिशील, डेली बेसिस यू आर ट्राइंग टू लर्न। प्रगतिशील, गतिशील, मतलब भाई मुझे करना है तो मुझे करना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लगनशील, ऑन अ डेली बेसिस, कंस्टेंट एंड डिसिप्लिन मैनर यू आर लर्निंग एवरीथिंग। देखो यार, तुमने सोचा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो मिले जा रही है। तुमने सोचा कि आज घूम के आते हैं, घूम के आ गए, मूवी देखने जाना है, मूवी देख के आ गए। तुमने जो भी सोचा तुम्हें मिलता जा रहा है, समझ लेना भगवान कोई बड़ा इंप्रूवमेंट लाइफ में देने ही वाला नहीं है। ये जो हिलोरियस झटके मिलते हैं ना, वो तुम जैसे लोगों को मिलते हैं, क्योंकि तुम लोग 95% कैटेगरी से 5% में आने वाले हो। दिक्कत वही है, तकलीफ वही है जहां पे हम अपने मुकद्दर को चैलेंज कर रहे हैं कि बेटा मैं सिकंदर बनूंगा। प्रॉब्लम वहीं पे शुरू होती है। वहीं पे लोग तुम्हें पागल कहना करेंगे। वहीं पे हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ छोड़ दे, वहीं पे सारे दोस्त तुम्हें निपटा दें। बट याद रखना, गुरु के मार्गदर्शन में चलना, टीचर के मार्गदर्शन में चलना, वो हर राह से तुम्हें बचाएगा, सही डायरेक्शन में तुम्हें ले जाएगा। अल्टीमेट तुम्हारा सपना पूरा होगा। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर बहुत नींद आती है, सर बहुत नींद आती है, सर थक जाता हूँ, सर पढ़ने का मन नहीं करता। इट्स रियली योर ड्रीम। कलाम सर कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। वट इज योर रियल ड्रीम? तो पढ़ने बैठे और तुम्हें याद आया कि यार यार मेरा ये टेस्ट रह गया था, मेरा ये टारगेट रह गया था, बच्चे ने उठा और कर दिया। एक बच्चा अभी 31 जुलाई तक बिजी है आईटीआर भरने में, लेकिन फिर भी 10 बजे घर पे आया है, 1 से 2 बज गए उसको टेस्ट देने में, लेकिन करके सोया। उसने बोला सर आपने बोला है मैं करूंगा सर। ऐसे बच्चे रिजल्ट लाते हैं, ऐसे बच्चे हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ऐसे बच्चे डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। पैशनेट होना पड़ेगा जो तुम कर रहे हो, पागल होना पड़ेगा जो तुम कर रहे हो। सिर्फ कहो मत कि मैं ये कर रहा हूं, कर्म में लाओ उसको। इस दुनिया में सीखने वाले और बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले नहीं है। जब मैंने डाटा को समझा तो ये एक बहुत बड़ा मैजिकल वर्ड है, ध्यान सुनना। इन आवर इंडिया मोर देन 95% आर जीनियस, बट ओनली 5% जीनियस नो हाउ टू एक्ट ऑन देयर थॉट। भाई विद्वान बहुत है, जीनियस बहुत है, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर गा सकते हैं, लेकिन करने की बारी आएगी तो करेंगे नहीं। तब वो बहाना दे देंगे, एक्सक्यूज दे देंगे कि भैया इस वजह से नहीं हो पाया। और शायद सीए रिजल्ट भी इसीलिए इतना कम आता है क्योंकि जो कह रहे हैं करते नहीं हैं। और जो बच्चे कर जाते हैं, चाहे आर्टिकलशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे घर में कोई भी दिक्कत हो, तबीयत खराब हो। एक बच्चा बोलता है सर 4 दिन से बुखार है, पढ़ नहीं पाया मैं। और एक बच्चा टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 ला के, मॉक टेस्ट पेपर में फुल मार्क्स ला के कहता है सर तबीयत तो बहुत ख़राब थी, लेकिन आपकी बातें याद आ रही थी, मुझे वो सपने सोने नहीं देते, वो दर्द है मुझे आराम करने नहीं देता। जब भी सोता हूँ ना याद आ जाता है जो पापा ने मुझे कहा था, मेरी मम्मी कैसे रोई थी उस दिन, वो याद आ जाता है सर। मैं रो क्या बोलूँ सर, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, इसलिए मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, सिर्फ मेहनत करता हूँ, सिर्फ मेहनत करता हूँ। और रिजल्ट का इससे बड़ा कोई मैजिकल ट्रीटमेंट है ही नहीं। शॉर्टकट अगर कोई देगा ना कि भाई 20 घंटे में तुम्हें सी बनाता हूँ, तुम लग जाओगे उसके पीछे, 20,000 रुपये भी दे दोगे। लेकिन कोई कहेगा ना भाई ढंग से 100 घंटे पढ़ ले, तेरा पेपर 100 आउट ऑफ 100 बुक्स आएगा, तुम नहीं करोगे। क्यों? वी नीड शॉर्टकट्स। वी वॉन्ट टू ऑलवेज ऑप्शन टू डिनाई द हार्ड वर्क। हमें हमेशा एक शॉर्टकट चाहिए कि कैसे हम अपने कर्म को त्याग दें, कैसे हम अपने आप को बचाएं, कैसे हम अपनी मेहनत से बचें। जिस दिन तुमने ठान लिया ना कि हालात कोई से भी हो, हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ूंगा, अपने डेडिकेशन और डिसिप्लिन से अपने अपनी सी ड्रीम को कंप्लीट करूंगा, याद रख लेना, उस दिन फिर कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। समय लगता है, अच्छी चीज़ें होने में समय लगता है, लेकिन सबका वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा, हर कोई तुम्हें सैल्यूट करके जाएगा, सर यू आर इंस्पिरेशन, दीदी यू आर माई इंस्पिरेशन। मेघना, मुझसे ज़्यादा लाइक्स उसके कमेंट वीडियो पे आते हैं, पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे।
क्यों? इंस्पिरेशन है सबकी, ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी। तुम भी इंस्पिरेशन बनोगे, लेकिन लोहे के चने आज चबाने पड़ेंगे। एक्सक्यूज हर कोई दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उठकर खड़े होके पढ़ने हर कोई बैठ नहीं सकता है। अब जाके देखना हाउस, अभी हमने सैलरी चैप्टर स्टार्ट किया, फर्स्ट वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज, लाइक्स और कमेंट आएंगे, अगले पे उससे कम, उससे कम, उससे कम। क्यों? अंत तक जो चल गया वो सिकंदर होता है, जो बीच में रुक गया वो बंदर होता है। ये दुनिया का नियम है, शुरू हर कोई कर सकता है लेकिन ख़त्म हर कोई नहीं कर सकता। कमिटमेंट हर कोई कर सकता है लेकिन उसको निभा हर कोई नहीं सकता। ज़िंदगी में जो कहो और जो सोचो वो कर डालो, क्योंकि बार बार करने का मौका मिलेगा नहीं। आज अपॉर्चुनिटी है, जीत जाओ, क्योंकि आने वाले जो वक्त होगा हो सकता है वो तुम्हारा ना हो। इसलिए आज के लिए अपने ऊपर वाले परमात्मा को शुक्रिया करो कि तेरी वजह से, तेरी रहमत से मैं करने जा रहा हूँ। रुकना मत यार, पेन होगा आने दे, मोस्ट वेलकम। पेन को भी एहसास हो जाए कि यही वो इंसान है जो हिस्ट्री क्रिएट करेगा। आने दो प्रॉब्लम्स को, मोस्ट वेलकम। उनको भी एहसास होने दो कि ये वो बंदा है जो झुकेगा नहीं, ये करके दिखाएगा, जो बोल रहा है उसे एक्शन में लाएगा, और कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी पेन आ जाए, रुकेगा नहीं। दिस इज अल्टीमेट विजडम, दिस इज द अल्टीमेट सक्सेस। दोस्तों हम कर रहे हैं सैलरी का टॉपिक। सैलरी में लेक्चर 1 हमने लास्ट किया था, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे हमें अलाउंस से पढ़ना है। हाँ, लास्ट लेक्चर में रिवीजन पोर्शन छूट गया था, तो रिवीजन पोर्शन आज इस लेक्चर में लास्ट पार्ट का और इस पार्ट का मैं कम्युलेटिव एक साथ ले लूँगा, ठीक है? ओके, तो आज हमें अलाउंस से शुरू करना है। अलाउंस क्या होते हैं भैया? यहाँ पे आओ, अलाउंस का मतलब पढ़ते हैं सबसे पहले। अलाउंस का मतलब, अलाउंस का मतलब क्या है सर? जनरली allowance are given to employee as to meet some particular requirements like house rent, expenses on uniform, conveyance etc. मतलब बॉस, मालिक अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसे दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि उसके रोजमर्रा जो खर्चे हैं वो निकल जाए। कन्वेंस क्या है? एक तरीके का खर्चा करने का पैसा हम दे रहे हैं एम्प्लॉय को, या उस, नहीं समझे आप? हमने कहा कि भाई ये ले 1000 रुपये, अपनी ड्रेस ले लियो। क्या बोल रहे सर? हाउस रेंट। अरे सर मैं आपके यहाँ काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास घर नहीं रहने का, ये ले 1000 रुपये, रह यहीं पे रह, टेंशन मत ले। समझ रहे हो आप? एक्सपेंसेस ऑन यूनिफॉर्म, कन्वेंस, सर मैं आऊँगा जाऊँगा कैसे, मुझे आपके यहाँ काम करना है लेकिन सर आपका ऑफिस ना बहुत दूर है। कोई नहीं, ये ले 500 रुपये, रोज आ जा, रोज 100 रुपये मेरे से ले लियो आने जाने की, टेंशन मत ले। अब जो DTDC वाले हमारे भैया हैं, दिलीप जी, राइट, वो अपने लड़कों को अपनी बाइक, अपनी स्कूटी देता है। अरे तू जा, घूम फिर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उन्हें पता है नहीं देंगे तो जाएंगे आएंगे कैसे, करना पड़ता है। दिस इज अलाउंस, ओके। इसको कैसे करेंगे आइए मैं नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद बुक से बाद में मैं रीड आउट करवा दूंगा। आइए सर लिखिए आज का कॉन्सेप्ट, अलाउंस। अलाउंस, ठीक है। पहला है हमारे पास, इसको ना 3 कैटेगरी में रखते हैं। कैटेगरी ए, आपको समझ में आ जाएगा मैं बाद में क्यों ऐसा कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 4 कैटेगरी में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। बुक में तो बहुत सारा दिया हुआ है, रीड आउट एक बार मार लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। एक होता है सर कंप्यूटेशन अलाउंस, कम्यूटेशन अलाउंस, जिसको कई बार ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कहा जाता है। सर आप दोनों क्यों लिखवा रहे हो? एग्जाम में क्या आ जाए मुझे क्या पता, इसलिए मैं आपको हर एक चीज बता के एडवांस में चल रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये है आपका घर और एक है आपका ऑफिस। तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए जो खर्चा दिया जाता है अपने एम्प्लॉय को, कौन देता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय के लिए वो क्या, तो इसके अंदर 2 केस आता है। एक है, देखो ये सारे सेक्शन ना अलाउंस का जो आपका चलने वाला है, ये आपका 10-14 के अंदर चलेगा। अभी 10 सबसेक्शन 14, 10 सबसेक्शन 14। सर याद कर सकते हैं? अगर हो सकता है तो कर लो, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या बोलता है? ये बोलता है कि सर अगर हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड
ठीक है। सर ब्लाइंड है, सर ब्लाइंड नहीं मतलब एम्प्लॉय, ठीक है, किसी बात हो रही है एम्प्लॉय की। आपका एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, या फिर डीफ है, बहरा है सर, सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसको हम 3200 रुपये माफ कर देंगे। तो 10 14 क्या कहते हैं, इसको माफ कर दो। कितना सर, मैक्सिमम 3200। सर लेकिन अदर देन है, अदर देन, या फिर हम कहें नॉर्मल एम्प्लॉय है, तो आप कहोगे सर टैक्सेबल। तो तुम्हें जो भी पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल है। मतलब हम ये मानेंगे तुम्हें वो एज अ सैलरी मिला है। सर मैंने अपने एम्प्लॉय को 1000 रुपये बढ़ा दिए, क्यों सर, ऑफिस नहीं जगह था, रोज आने जाने के लिए उसका पेट्रोल खर्चा बढ़ा, मैंने 1000 रुपये मंथली ऐड कर दिया। भाई तेरी सैलरी नया ऑफिस पे आना 1000 रुपये बढ़ा दी मैंने, तो वो सैलरी मान लो उसकी 8000 थी, तो हम मानेंगे वो 19,000 हो गई। आप ये नहीं कहोगे वो पेट्रोल का अलग से, ना ना ना, वो दिस इज पार्ट ऑफ सैलरी। ओके, क्लियर है? ओके, आइए दूसरा पॉइंट लिखते हैं सर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मतलब बच्चों को पढ़ाओ सर, आप बच्चों को पढ़ाओ, हम उसके लिए तुम्हें सपोर्ट करेंगे। सर कितना? सर 100 रुपये एक बच्चे पे, मैक्सिमम 2 बच्चे। 100 रुपये सर क्या होता है बेटा, ये पुरानी लिमिट्स है, बहुत पुरानी, अभी तक रिवाइज नहीं हुई है। अब जब अपडेट होगा मेरे हिसाब से 5000 या 10,000 हो जाना चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट की नज़र कब जाती है, कब अपडेट होता है, लेकिन अभी के लिए 100 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, लिखेंगे मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है, एंड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। मैक्सिमम कितने बच्चे हैं सर? 2 चाइल्ड। सर मेरे तो 3 बच्चे हैं, 2 ही बच्चों को माफ होगा। अब मेरे भैया जो हैं, बड़े भैया, उनके 3 बच्चे हैं, एक है सोना, एक है सिद्धि, एक है गोलू। गोलू है 3rd नंबर, तो दोनों जो बेटियां हैं उनका तो अलाउ हो गया, बेटी का नहीं अलाउ हुआ। क्यों? 3 बच्चे हैं सर, कोई भी 2 ले लो तुम, 2 3 नहीं लोगे आप। ओके, मान लो सर 5000 रुपये मिले, ओके, 5000 रुपये तुम्हें एजुकेशन अलाउंस के लिए मिले, ठीक है। एज पर दिस कैलकुलेशन 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 2, कितने बच्चे थे सर? 1, तो 100 मल्टीप्लाई में 12, यानी आपको 1200 पर ईयर मिलेगा पर चाइल्ड पे। आपको कितना मिला है? 5000। अगर एक बच्चा है तो 5000 माइनस 1200, जो बच गया वो टैक्सेबल। सर 2 चाइल्ड है तो 5000 माइनस 2400, जो बच गया वो टैक्सेबल। ओके सर, पूछो ना, हाँ पूछो। सर 3 बच्चे हैं तो हम 2 को माफ करेंगे, बचा वो जो टैक्सेबल। ओके सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, गुड। इसी का एक भाई है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, सर ये क्या है सर? सर हमारा बच्चा हॉस्टल में रहता है सर, मैं अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकता सर, या वहाँ जाना पड़ता है सर, इतना खर्चा कैसे उठाऊंगा सर, बच्चों को पढ़ाना है सर। कोई नहीं रहे, मैं सपोर्ट करता हूँ। कितना? 300 रुपया, 300 पर मंथ पर चाइल्ड। अच्छा, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। सर ये कौन से टाइम की लिमिट है? सर ये बहुत पुरानी लिमिट है, ये बहुत जल्दी अपडेट होने वाली है। मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। एक बार लिमिट रिवाइज करेंगे प्लीज। सर पहली थी हैंडीकैप्ड वाली 3200 तक एग्जाम्प्ट, अदर कोई है तो फुल्ली टैक्सेबल है, 1 रुपये मिलेंगे तो भी। चिल्ड्रन में 2 चाइल्ड और हॉस्टल अलाउंस में भी 2 चाइल्ड, बट एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपीज़ पर मंथ है पर चाइल्ड, और हॉस्टल अलाउंस में 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड है। ओके, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ओके सर, आपको तो याद हो रहा है, गुड। अब कुछ हैं, ध्यान सुनना। अंडरग्राउंड, अंडर ग्राउंड अलाउंस। सर ये कौन से अलाउंस होते हैं? जब हमारा एम्प्लॉय माइंस में काम कर रहा है। मैंने इसके ऊपर सोचा कि सर माइंस वालों को एक्स्ट्रा क्यों केयर कर रहे हो, क्योंकि उनकी लाइफ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तो हम कुछ एक्स्ट्रा 100 50 500 एक्स्ट्रा काम देते हैं। क्यों? नॉर्मल एम्प्लॉय से ज़्यादा। क्यों?
क्योंकि अगर हमने उसे सपोर्ट नहीं किया तो वो नहीं कर पाएगा। और कोई क्यों जाएगा, कोई क्यों एक्स्ट्रा काम करे, इसलिए करे क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। कोई इंसान देखो, एक तुमने सुना होगा, बता इसकी कीमत क्या है, तो ये वर्ड है कीमत क्या है, तो कीमत इज व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन पे टू डू दिस वर्क, दिस इज कीमत। तो हम उसे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ नॉर्मल एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो माइंस वर्कर के लिए होता है ये। और कितना है सर, आप लिखेंगे मैक्सिमम 800 पर मंथ, मैक्सिमम 800 पर मंथ। ठीक है सर। ट्रिपल एरिया अलाउंस, अगर एग्जाम में देखिएगा ट्रिपल एरिया अलाउंस तो आप इसको दोगे मैक्सिमम 200 पर मंथ, 200 पर मंथ। ठीक है, नाउ 6 में आप लिखोगे ट्रैवलिंग ऑन टूर। हाँ, ये मत लिखो, ये मत लिखो, ये लिखो, लिखो अलाउंस फॉर एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। हम एम्प्लॉय को अलाउंस दे रहे हैं सर, कितनी सर, सर 10,000 रुपीज़। सर सबसे ज़्यादा इसकी, हाँ सर सबसे ज़्यादा इसकी है भाई। ठीक है, इसमें आप क्या बोलेंगे, अमाउंट रिसीव्ड, जितना भी अमाउंट मिला है वो मल्टीप्लाई में 70% एंड 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। सर इसको इतना ज़्यादा क्यों, इसका सिंपल सा लॉजिक है, सोचो पता है क्या, ड्राइवर है, ड्राइवर लोग की पता है क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्या खाएंगे, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो खाएगा क्या। सर वो ट्रक चला रहे, सैलरी दी तो है, खरीद लेगा, अरे बेटा वो अपनी फैमिली से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने सभी मम्मी पापा से, सबसे दूर होके तुम्हारे लिए 10-10 दिन, 20-20 दिन, 2-2 महीने ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, दिल्ली से गुजरात, गुजरात से पंजाब, पंजाब से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर पुणे, फिर दिल्ली, 2-2 महीने लग जाते हैं उसको घर वापस, अपने बीवी बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाता, उनको उनकी बहुत याद आती है। तो मालिक कहता है चिंता मत कर, मैं संभाल लूँगा। कह रहे क्या संभालोगे तुम यार, अच्छा ले पैसे ले रहे, अरे सर 1,000 रुपये में क्या ही होगा, ये ले 10,000 रुपये। वट इट मीन, इसका मतलब ये कि मैं उसको इसलिए पैसे दे रहा हूँ क्योंकि समझो, आप इमोशंस को समझो, क्योंकि आपकी अपनी फैमिली को तुम्हारी वजह से छोड़ के घूम रहा है ड्राइवर, न उसको नहाना कभी ये भी नहीं पता, कब पहुँचेगा अड्डे पे, कब नहाएगा, कब खाएगा उसको ये नहीं पता, कब वो पिएगा नहीं पता, एक वर्ड दोबारा बोलूँगा, कब वो टॉयलेट जाएगा ये भी उसको नहीं पता, जगह होगी तभी तो जाएगा, कैसे जाएगा। तो अपनी लाइफ का बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है, इसलिए यहाँ पे 10,000 अमाउंट डाला गया है। इट विल अपडेट लेटर जैसी अमेंडमेंट आती है। अब इसमें भी देखो एक लॉजिक है, जो फर्स्ट वाला था ब्लाइंड, ब्लाइंड वाले में क्या होता है ना, एक मूवी आई थी श्रीकांत बुला, मूवी प्लीज़ देखना, बहुत मोटिवेशनल मूवी है, पता नहीं आप कब देखोगे लेकिन ज़रूर देखना, बहुत मोटिवेटेड मूवी है। उसमें एक अंधा बंदा है, वो कहता है सर अंधों को भीख मत दो, काम दो। चलो अंधे को भीख नहीं दी, काम दे दी। पहली बार उसने कुछ सच बोला था, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया, ब्लाइंड स्कूल से। अब उस बंदे की, अंधों की प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम अंधों की नहीं, कहने का मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता उनकी, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, दे ऑलवेज नीड अ पर्सन जिसे केयर दी जाए, केयर मिले, क्योंकि अगर उन्हें केयर नहीं मिलेगी तो कहीं आ जा नहीं सकते। तो ये 30-200 उनके लिए नहीं है, ये उसके लिए कि कोई तुम्हें छोड़ने आएगा, कोई तुम्हें लेने आएगा तो एक्स्ट्रा खर्चा है तुम्हारा, इसलिए साथ में दिया जा रहा है। कोई बंदा डीप है, उसको समझाने के लिए उसके मम्मी पापा या भाई समझाना पड़ेगा ना, इसलिए एक्स्ट्रा खर्चा दिया जा रहा है, बिकॉज उसके साथ एक पर्सन और लगेगा, इसलिए यहाँ पे पैसे दिए गए। एक छोटी सी स्टोरी इस पे याद आई मुझे, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक क्लास में एक बहुत बड़े पंडित आए, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष आए, उनसे एक बच्चे ने पूछा कि आप ज्ञानी, उसने कहा जी मैं बहुत ज्ञानी हूँ। पंडित जी बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे, और फिर बच्चे पंडित जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बच्चा अंधा था उसमें, उसने बोला गुरुजी एक बात बताइए, उसने बोला हाँ बताइए ना क्या। मेरी तो आंखें नहीं है,
इससे बुरा इस जिंदगी में क्या हो सकता है गुरुजी, मुझे बताइए। तो गुरुजी ने बताया बेटा इस दुनिया में आंखें नहीं है, इससे ज्यादा बुरा है जिनके पास आंखें हैं और वो देख नहीं सकता। कोई अंधा है वो पढ़ नहीं सकता, तुम्हारे पास आंखें हैं लेकिन तुम पढ़ना नहीं चाहते, ये सबसे बुरा है। एक बच्चा लंगड़ा था, उसने पूछा सर मैं लंगड़ा हूं मेरे लिए क्या बुरा है? उसने कहा बेटा लंगड़ा से होना ज्यादा बुरा है कि तुम्हारे पास टांगे नहीं है, तुम चल नहीं सकते। और कुछ लोगों को भगवान ने टांगे दी है लेकिन वो चलना नहीं चाहते। सीए में फेल होने से बुरा क्या है? कुछ बच्चे सीए कर ही नहीं पाते और वो जिंदगी में कुछ बने ही नहीं, और तुम्हें करने का मौका मिला है और तुम सीरियस हो नहीं, ये सबसे बुरा है। आई नीड दिस इज स्मॉल मोटिवेशन, लेकिन समझ जाओ तो बहुत ऊपर जाओगे। ओके, छोटी छोटी कहानियां मैंने डाली ताकि थोड़ा सा दिमाग में आए। दिस इज पार्ट ए, ठीक है, दिस इज पार्ट ए। नाउ माय डियर फ्रेंड, पार्ट बी। पार्ट बी, सर इसमें क्या है? पार्ट बी कहता है एग्जेम्प्ट अमाउंट। अमाउंट कितना एग्जेम्प्ट है? जितना अमाउंट स्पेंट है, मतलब जितना तुमने खर्चा कर दिया उतना तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और तुमने खर्च नहीं किया तो टैक्स देना पड़ेगा। मालिक ने तुम्हें 2,000 रुपए दिए, तुमने 1,000 रुपए खर्च किए तो वही तुम्हारा एग्जाम्प्ट है। जो तुमने 1,000 रुपए खर्च नहीं किए वो टैक्सेबल है। नहीं समझ में आया? मैंने कहा अपने लिए जाओ ड्रेस ले लो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे, तुम 2,000 की ड्रेस लेके आए, 8,000 रुपए तुमने बचा ली तो वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल है। 2,000 रुपए तुमने खर्च कर दिए वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल नहीं है। ओके सर, इसमें क्या क्या आता है देखो। इसमें आता है यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है, डेली अलाउंस मतलब ऑफिस के डेली के खर्चे तुम करते हो, ठीक है। हेल्पर अलाउंस, तुम्हें हेल्पर की जरूरत पड़ती है। क्यों सर? लेट सपोज आई एम ए एम्प्लॉय ऑफ अ सी ट्रिमर्स, मुझे जरूरत पड़ती है, कॉफ़ी चाहिए, ठीक है, साफ सफाई चाहिए, सेटअप प्रॉपर मेंटेन चाहिए, थंबनेल बनाने, जो भी करना है, बुक्स टाइप करनी है, हेल्पर चाहिए, आई नीड हेल्पर, हेल्पर अलाउंस, ठीक है। फोर्थ लिखिएगा रिसर्च अलाउंस, ब्रैकेट में लिखिएगा एकेडमिक अलाउंस। सर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च का जो पैसा लगा है, खर्च हुआ है, वो तो अलाउ है, लेकिन तो जो बच गया उस पर टैक्सेबल, ठीक है सर। ठीक है, ट्रैवलिंग ऑन टूर, ऑन टूर अलाउंस, आप टूर पे घूमने गए हैं, अच्छी बात है सर, जितना पैसा खर्चा हुआ कंपनी देगी, जो बच गया तुम्हारे हाथ में वो टैक्सेबल है। उसके बाद एक लिखे कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, तो इनमें क्या है, जो खर्च होगा वही टैक्सेबल है, जो खर्च होगा वही टैक्सेबल है, ठीक है। और इसमें क्या था, एग्जेम्प्ट तो है बट अप टू लिमिट, इसमें लिमिट थी, इसमें क्या थी, लिमिट थी। और इसमें क्या है, जो खर्च हुआ वो टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या होगा, अमाउंट स्पेंट, तुमने खर्च नहीं किया तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है सर, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अब एक सी, मेरे को 4 कैटेगरी पढ़ानी है आपको। सी, एक है सर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, भैया ये अलाउंस दोगे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, ये अलाउंस दोगे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, आपका एम्प्लॉय ना सिटी में रहता है, उसके ज्यादा खर्चे, अरे डीए दिया था ना, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा खर्चे तो क्या, एसी लगवाने का खर्चा, क्या सेविंग कराने का खर्चा, ब्लीच कराने, क्या टैक्सेबल। एक होता है सर इंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट
अलाउंस। आप ना अपने एम्प्लॉय को गोवा भेज रहे हो, जा मजे कर गया, भाई टैक्सेबल है, ठीक है। एक है जी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन किसके केस में, नॉर्मल पर्सन, और वही है नॉर्मल पर्सन, वही हैंडीकैप्ड होगा तो 3200 तक माफ हो जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया। अब एक लास्ट रह गया एचआरए, ठीक है, वो अभी मैं करवाऊंगा, लेकिन एक बार बुक से रीडिंग दिलवा देता हूँ उसके बाद। जिनके पास बुक है भाई उनका कुछ फायदा तो होना चाहिए। अब देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ सब रहे होंगे, वीडियो सब देख रहे हैं, लेकिन कमेंट सबसे होगा नहीं, क्योंकि अच्छे कर्म करने में दिक्कत होती है। मैं बोलूंगा अरे यार एक थैंक यू बोल देना, तुम नहीं करोगे, पता है क्यों, अच्छे ही कर्म है। मैं गॉड ब्लेस यू बोलूंगा, तुम उसकी वैल्यू नहीं। सर जब पास हो जाएंगे ना उस दिन बोलेंगे कोई बात नहीं रे बाबा, दुआओं में याद रखना, मत कर ना, लाइक कर ना कमेंट कर, मैं अपना कर्म करूंगा, तुम कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आई एम विथ यू, मैं हमेशा साथ रहूंगा यार। हर बार ना मैं सीरीज बनाता था, मैं रुक जाता था, मैं बोलता था बच्चे सपोर्ट ही नहीं कर रहे। फिर मैंने सोचा बच्चे सपोर्ट करे ना करे, भगवान तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, भगवान के लिए कर। इंसान धोखा देगा, भगवान धोखा नहीं देगा। अच्छा फुल्ली टैक्सेबल, कौन कौन से फुल्ली टैक्सेबल है सर, ये देखो, entertainment allowance fully taxable, DA fully taxable, overtime fully taxable, fixed medical allowance fully taxable, city compensatory allowance fully taxable, interim allowance fully taxable, servant allowance fully taxable, project allowance fully taxable, tiffin lunch dinner allowance fully taxable, any other cash allowance fully taxable, warden allowance fully taxable, non practicing allowance fully taxable, transport allowance to other than, क्या लिखा है, other than blind deaf and dumb, क्योंकि उनके लिए 3200 तक माफ होता है। फिर है सर पार्टी अलाउंस, पार्टी अलाउंस में क्या है, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस मैंने आपको बता दी, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए 100 रुपीज़, हॉस्टल के लिए 300 रुपीज़, ठीक है। कोई माइंस वगैरह काम कर रहा है 800 रुपीज़, कोई ट्रेवल एरिया कर रहा है 300 रुपीज़, 200 ऐसे कुछ था वहाँ उसका। सर कोई ब्लाइंड डिफ है 3200 रुपीज़, कोई सर ट्रांसपोर्ट में है 10,000 रुपीज़, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एचआरए क्या होता है ये भी रह गया है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। फिर तो सर एक फुल्ली एग्जेम्प्ट, इसकी लिस्ट में भी आपको बनवाने वाला हूँ। सर ये अलाउंस पूरी एग्जेम्प्ट होती है। सर क्या क्या अलाउंस है, सर अलाउंस टू हाई कोर्ट जज, अगर हम किसी हाई कोर्ट जज को कुछ भी दे रहे हैं ना, सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, तो तुम उस पर टैक्स नहीं लगाओगे प्लीज, ही इज अ ऑनरेबल पर्सन। अलाउंस पेड टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो आप दे रहे हो अलाउंस उसको, तो भी आपको उस पर टैक्स नहीं लगाना। कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय अ जज, अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज, अलाउंस ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, कोई भी एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया उसको भाई जो भी दिया जा रहा है उस पर तुम टैक्स नहीं लगाओगे, दिस इज फुल्ली एग्जैम्प्ट अलाउंस। क्या मैं लिखवा दूं, ओके। उसके बाद एक पॉइंट और पढ़ लेना बेटा, अलाउंस विच आर फुल्ली टैक्सेबल, एक है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह आज ही हम करेंगे। इसके बाद है एचआरए, तो हमारा मेन टॉपिक रहेगा एचआरए आज का। और एचआरए के बाद क्या रहेगा, क्वेश्चन 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 लिखा है पर्सनल एक्सपेंस 10-14 ऑलरेडी मैंने नोट करा दिया, यहाँ पे लिख लेना नोट, सर ने नोट कराया था अभी अभी, ठीक है। यहाँ लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डेली एक्सपेंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये सब क्या होगा, ठीक है। ऑप्ट फॉर प्रोविजन, अब ये अलग बात लिखी है, इसने लिखा है कि इसके लिए मैं तुमको डिडक्शन अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है, ये अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पे लिमिट दे रखी है 800, 300, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट 10,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ठीक है। तो ये एक बार तुम खुद से पढ़ लेना। तो मेरा जो मेन है तुम्हें करवाना, वो एक बार मैं अभी नोट लिखवाने वाला हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका फुल्ली एग्जाम के लिए, राइट। और उसके बाद मैं कराऊंगा एचआरए का टॉपिक। एचआरए इज द मोस्ट पॉइंट, क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, ठीक है। आइए फुल्ली एग्जाम वाला एक बार लिस्ट बनवा देता हूं मैं आपका। चलिए सर, लिखने का टाइम नहीं दिया आपने, हाँ बिल्कुल दूंगा, अभी देता हूं, अभी देता हूं। डी, फुल्ली एग्जाम्ड अलाउंस,
तुमको कितना याद रखना है एग्जाम के लिए, याद रखो। देखो, अलाउंस दी जा रही है किसको सर? हाई कोर्ट जज, ठीक है। या फिर किसको दी जा रही है सर? सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड, इंडिया से बाहर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है। या फिर अलाउंस आपने दिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये सारी एग्जाम्प्ट होती हैं, ये सारी एग्जाम्प्ट होती हैं, ये सारी एग्जाम्प्ट होती हैं, ये सारी एग्जाम्प्ट होती हैं। ओके, अब जी एचआरए आ गया हमारा। नहीं सर, एचआरए स्टार्ट करने से पहले जो हमने पढ़ा क्या, इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन के बीच में इसके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। मैं आपको शो करता हूं, मैं आपको शो करता हूं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रखा तो था मैंने आपके लिए, मैं शो करता हूं आपको। क्वेश्चन जी, मिस्टर श्रीकांत हैज टू सन। श्रीकांत भैया के दो बच्चे, दो बच्चे सबसे अच्छे, हम दो, हमारे दो। मिस्टर श्रीकांत हैज टू सन, ही इज इन रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ 150। एजुकेशन अलाउंस कितना अलाउ है सर? 150 अलाउ है, 100 रुपीज़। कितना अलाउ है? 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर हिज एल्डर सन एंड 70 पर मंथ फॉर हिज यंगर सन। और 70 किसके लिए सर? यंगर। तो सर 70 वाले का तो पूरा अलाउ हो जाएगा, लेकिन 100 वाले 150 वाले का 100 होगा, 50 अलाउ नहीं होगा। बोथ द सन आर गोइंग टू द स्कूल, ही ऑल्सो रिसीव द फॉलोइंग। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है सर 1800 रुपये। क्या तुम विकलांग हो? क्या तुम सुनाई नहीं देता? क्या तुम अंधे हो? क्यों? समझो इस चीज को। तो क्या टैक्सेबल होना चाहिए? ट्रिपल एरिया अलाउंस कितना अलाउ है? 200 300 कितना? तो जो एक्स्ट्रा है वो टैक्सेबल होगा। कंप्यूट द टैक्सेबल अलाउंस। तो देखो यार, सबसे पहले कह रहा है शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब कि डिफॉल्ट टैक्स न्यू टैक्स रिजिम तुमने अभी नहीं ली। अगर ली होती तो हो सकता था तुम्हें अलाउंस देना, वहां पे मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। एल्डरसन 150 माइनस 100 मल्टीप्लाई में 12, 70 माइनस 70, मतलब इसको तो टैक्स देना नहीं है, लेकिन इस पर आपको 600 टैक्स देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 मल्टीप्लाई में 12। सर पूरा फुल टैक्सेबल। सर फुल क्यों? क्योंकि माफ किन के लिए? जिनको कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थोड़ी ना है। उसमें ट्रिपल एरिया अलाउंस 200 एग्जाम्प्ट होता है, बाकी 300 पूरा टैक्सेबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है। इफ मिस्टर श्रीकांत पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मान लो तुमने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिया होता तो भैया तुम्हें 150 प्लस 70 पे टोटल टैक्स देना पड़ता, 1800 पे भी देना पड़ता, 500 पे देना पड़ता। यानी तुम्हें जो एग्जाम्पशन मैंने लिखवाई उसका बेनिफिट नहीं मिलता। 115 BAC का ये रूल होता है, ठीक है। वो लाइन थी ना वहाँ पे, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, वो वही बता रही थी कि आपको अलाउ नहीं होगा, ठीक है। बाकी बुक में मैंने आपके लिख रखा है अलाउंस विच आर फुल्ली एग्जाम्प्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं पहले ही। अब हमारा रह गया एक एचआरए का टॉपिक। एचआरए का टॉपिक अभी शुरू करते हैं और उस पर क्वेश्चन है, डिस्कशन का टाइम लगेगा, ठीक है। वी विल डू, बट पहले एचआरए शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक हमने जो लिखा ना इसको अच्छे से एक बार आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखो। सर आप लिखने का टाइम क्यों देते हो? कि अभी हो जाए। तुम पता है गलती क्या करते हो? बाद में कर लेंगे। बाद तो आता ही नहीं जिंदगी में यार, जो है आज है अभी है। जिसने समय के साथ चलना सीख लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। नोट डाउन नाउ। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18,
19, राम 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 20, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5। सर आज का लेक्चर पूरा अलाउंस पे जाने वाला है, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूँ लिखो तो लिख लो साथ के साथ। बुक तभी बाय मत करना जब तुम्हारा मई 25 का एग्जाम है। अगर जैन का है और सितंबर का तो 100% बुक बाय कर लेना प्लीज़। बहुत सारे बच्चे अरे सर क्या ही करेंगे, हमारे पास है बुक। लाइफ में याद रखना, माँ सरस्वती के आगे हमेशा नतमस्तक होना। अगर टीचर बोल रहा है ये करो तो करो, सर आपके बेनिफिट के लिए। बेटा मेरा बेनिफिट है, मैं इतने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या बेनिफिट है इसमें? कृपा और सेवा के ऊपर बस एक ही बेनिफिट होता है, वो ऊपर वाले का हाथ मिल जाता है, दुआएं मिल जाती है बस, और उसी के लिए कर रहा हूँ मैं। राम 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 1, राम 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 राम। एक बच्चे ने बोला सर आपके साथ नोट्स बना रहा हूँ, बुक की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। और लिटरली में टैक्स प्रैक्टिस से आएगा, मैं सिखा तो दूंगा लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। और हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया मैंने, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर तुम्हें नहीं मिला तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना 9357199404। और तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम कम है, सितंबर में एग्जाम दे रहे हो, जैन में दे रहे हो, तो फटाफट बुक बाय कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्टॉक खत्म हो जाएगा, बाद में दिक्कत ना हो तुम्हें। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5। चलो जी, नाउ दिस इज डी। नाउ वी आर स्टार्टिंग पॉइंट नंबर ई। ई क्यों? क्योंकि उसकी कंटिन्यूशन में ही है, एचआरए ही चल रहा है हमारा, अलाउंस ही चल रहा है। अलाउंस में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक और इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ई, ठीक है। ई बोले तो एचआरए अलाउंस, ठीक है। इसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तुम्हारा मालिक, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें पैसे दे रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं रहने के लिए, ओके। तो ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(13)A। याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करो, ओके। तो कितना एग्जेम्प्ट होता है सर? 40% / 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। और यहां पे सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब है यहां पे बेसिक प्लस डीए अगर टर्म्स में है तो, प्लस टर्नओवर जो भी कमीशन होगा वो। सर ये कैलकुलेशन कैसे होती है? डोंट वरी, आई विल टीच यू। अभी क्वेश्चन की डिस्कशन बाकी है, ठीक है। उसके बाद है अगला एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, आपको सच में रेंट क्या मिला है, मतलब बॉस ने आपको क्या रेंट दिया वो। एंड थर्ड रेंट रिसीव्ड, जितना भी आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है माइनस 10% ऑफ सैलरी। आप अपनी सैलरी का 10% उसमें से लेस कर दीजिए। तो जो भी इसमें लोअर होगा 1 2 3 में, वो आपको क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मान लो आपको 50,000 रुपये मिले और एक्चुअल रेंट था 20,000, तो 30,000 तुम्हें टैक्सेबल हो जाएगा। लिमिट चेक करो, उसके हिसाब से कैलकुलेट करो कैसे होगा, अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो सैलरी का मीनिंग क्या है सर? यहाँ पे वही बेसिक प्लस डीए टी, टी मतलब इन टर्म्स, प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। इसका मीनिंग मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये क्या होगा? विच एवर इज लोअर। लेकिन सर इस फॉर्मूले में आपने हमें एक चीज नहीं सिखाई, क्या सर? ये 40% और 50% किसके लिए? ठीक है, 40% 50% किसके लिए? आइए लिखते हैं। 50% इन केस ऑफ दिल्ली, इन केस ऑफ दिल्ली, दिल्ली के केस में, मुंबई के केस में, कोलकाता के केस में और चेन्नई के केस में
50% कब लोगे? जब आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रहते हो तब। और 40% कब लोगे? इन केस ऑफ अदर सिटीज, कोई दूसरी सिटी है तब। ठीक है, तो ये फटाफट लिख लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें लिखवाऊंगा नहीं कुछ, अब बस हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 1, राम राम 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 4। सर मैं पंजाबी हूँ, तो तुम वाहिगुरु कर लो, और मैं रब 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 जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं राम राम करता हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे, नो इशू। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन के डिस्कशंस पे आते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला, आज प्रैक्टिस का डे है, क्योंकि जितना तुमने पढ़ लिया ये सैलरी का बहुत बड़ा पोर्शन है। एक क्वेश्चन है जी, बेसिक पे जो है वो है 40,000 पर मंथ। क्या बेसिक पे टैक्सेबल होती है? सोचो, मैं तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करूंगा। मैं टेस्ट भी लूंगा, हाउस का टैक्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर है, इसका भी लूंगा। क्या डीए टैक्स होता है? हाँ सर, ये आपने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। ओके, तो 40,000, थोड़ा डार्क मोड कर लेता हूँ, 40,000 मल्टीप्लाई में 12, 6,000 मल्टीप्लाई में 12। नाउ कमीशन, क्या कमीशन टैक्सेबल होता है? हाँ जी होता है, 50,000 मल्टीप्लाई में 12। नाउ मोटर कार फॉर पर्सनल एक्सपेंस मीट बाय द एम्प्लॉयर। भैया मोटर कार तुम चला रहे हो और खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, 1,500 रुपये। इसके ऊपर भी एक टॉपिक आएगा परक्यूजिट्स का बाद में, ठीक है? आई थिंक 4th या 5th लेक्चर या 6th लेक्चर में आएगा इसका टॉपिक, मोटर कार का। तकरीबन 20 to 30 मिनट्स ये टॉपिक लेगा, तब वहाँ पे मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। अभी जस्ट मार्क कर लो। नाउ हाउस रेंट अलाउंस मिला जी 15,000 रुपये। तो आपको ने क्या सीखा था? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है सर? 15,000। एक क्या होगा? 40 और 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कैलकुलेट करो, उसका देख लो। फिर एक क्या होगा कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखते हैं क्या होता है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआर एग्जाम्ड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार अज्यूमिंग दैट ही पेड रेंट ऑफ 16,000। उसका एक्चुअल रेंट पेड कितना है? 16,000। ओके, अकोमोडेशन एट कानपुर। अच्छा कानपुर है क्या? दिल्ली है क्या? मुंबई है क्या? चेन्नई है क्या? नहीं है। ओके, 50% तो वहाँ पे होगा ना? हाँ, कहाँ कहाँ पे होगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है तो 40% होगा। ओके सर, हमें कैसे करते ये बताओ। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन देखो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है, उससे भी पहले सैलरी कैलकुलेट किया क्या इन्होंने? सर सैलरी कहाँ कैलकुलेट किया है? सर सैलरी कहाँ कैलकुलेट किया है? आपने सैलरी की डेफिनेशन क्या बताई थी? मैंने सैलरी की डेफिनेशन बताई थी बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर ऑफ कमीशन। क्या यहाँ पे कमीशन लिखा है या टर्नओवर ऑफ कमीशन लिखा है? कमीशन लिखा है, तो मैं इसको नहीं ले रहा। ओके, मतलब आप बेसिक प्लस डीए को लोगे। हाँ, तो मेरे लिए सैलरी का मीनिंग क्या हो गया? 40,000 और ये 6,000 पर मंथ। ओके, तो सर ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन था टोटल एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो सर बॉस जो है मुझे 15,000 दे रहा है, मल्टीप्लाई में 12, तो वो मुझे टोटल कितना दे रहा है पूरे ईयर का? 1,80,000। ओके, नाउ 40% ऑफ सैलरी। वाई 40% ऑफ सैलरी? क्योंकि ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता नहीं है। ओके, तो 40,000 प्लस 6,000, दिस इज बेसिक प्लस डीए, मल्टीप्लाई में 12, पूरे ईयर की आ गई, उसका 40%, यानी 220,800। ओके, नाउ एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट पेड कितना है? 60,000, 16,000 मल्टीप्लाई में 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है सर? बेसिक प्लस डीए का 10% मल्टीप्लाई में 12, तो ये आ गया आपका 1,36,800। तो तुम्हें एचआर रिसीव्ड कितना हुआ है? 180। तो विच एवर इज लोअर? विच एवर इज लोअर, दिस इज 136,800। तो 136,800 हमने लेस कर दिया, तो एचआर टैक्सेबल कितना हो गया? दिस इज 43,200। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन का। ओके,
यहाँ पे एक चीज होता है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन 1013 सैलरी इंक्लूड्स डीए अलाउंस ओनली व्हेन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइडेड बट एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंस एंड परक्यूजिट। इसने नोट डाल दिया कि हम और किसी को नहीं ले रहे, इसने नोट डाल दिया हम और किसी को नहीं ले रहे। अगर टर्नओवर कमीशन लिखा होता तो मैं उसको लेता, तब मैं नोट डालता कि मैं टर्नओवर कमीशन को भी ले रहा हूँ। ओके सर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, गुड। अब बुक से इस प्रोविजन को पढ़ लेते हैं। HRA is special allowance specifically granted to an employee by his employer towards payment of rent for residence for the employee. HRA granted to an employee is exempt at extent of least of the following. HRA actually received rent paid minus 10% of salary or 50% of salary. Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai. Other cities, HRA actually received for the relevant period rent paid minus 10% of salary or 40% of salary. तो हमारा ये वाला जो राजकुमार वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे बिलोंग करता है। एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एसएससी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस। तुम खुद के घर पे रहोगे तो तुम्हें एचआरए नहीं मिलेगा, और इन हाउस ऑफ विच इज नॉट इनकर्ड इन एक्सपेंडिचर। तुम पापा के घर में रह रहे हो, कोई किराया दे ही नहीं रहे, तो भी तुम्हें ये नहीं मिलेगा। सैलरी फॉर दिस पर्पज मीन्स बेसिक सैलरी डीए इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो वहाँ सिर्फ कमीशन, अगर टर्नओवर कमीशन लिखा होता तो मैं वो भी लेता। रिलेवेंट पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेड अकोमोडेशन वाज। तुम्हें किस पीरियड के लिए मिली थी उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार लगा लेना प्लीज़। अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसके बाद के एक दो क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क है, और जितने भी बच्चे वो होमवर्क कर पाए एचआरए का, समझ लेना यू आर जीनियस, और तुम 50 आउट ऑफ 50 डीटी के अंदर स्कोर कर लोगे, टैक्सेशन के अंदर 100 आउट ऑफ 100 कर लोगे, अगर तुम फोकस हो और हर चीज़ को तुम ध्यान से सुन रहे हो तो। एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे ऑफ 20,000 पर मंथ और डी 7,000 पर मंथ। तो हमारा सैलरी का मीनिंग क्या हो गया सर? This is 27,000. Half of the DA form part of the salary. ओ तो क्या मैंने कहा था टी मतलब टर्म्स, अगर टर्म्स में नहीं है रिटायरमेंट बेनिफिट के तो मैं नहीं लूंगा। हाफ ऑफ DA फॉर्म पार्ट्स ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब मैं 7,000 पूरा नहीं लूंगा। जब मैं कैलकुलेशन लूंगा मैं उसका 50% ही लूंगा, क्योंकि 50% पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं 27,000 नहीं ले सकता। ओके, आप कितना लेंगे सर? 20,000 एंड 3,500। क्या आईसीए ने भी ऐसा किया है? लेट्स सी कहां पे किया है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा यार। इसने कहा था, खुद पढ़ो क्वेश्चन में, डीए अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में है तो। द एम्प्लॉयर हैज पेड बोनस ऑफ 500 पर मंथ, बोनस फुली टैक्सेबल होता है। कमीशन 1% ऑफ सेल्स ऑफ टर्नओवर 20 लाख। हाँ ये आएगा सर, सैलरी के पार्ट में ये आएगा। द एम्प्लॉयर पेड हिम हाउस रेंट अलाउंस 6,000 पर मंथ। ओके, एम्प्लॉय हैज रेंट पेड 7,000 पर मंथ एंड वाज पोस्टेड एट आगरा। तो दिल्ली है क्या, मुंबई है क्या, कोलकाता है क्या, चेन्नई है क्या? 40%। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 24-25। इन्हें कहा जी 20,000 का 12 कर दिया जी, मल्टीप्लाई में 12 2,40,000। डियर अलाउंस 7,000 मल्टीप्लाई में 12 84,000। बोनस 512 6,000। नाउ टर्नओवर कमीशन इज 20,000। ओके, तो इन्होंने कितना कितना लिया सर? देखो 240 तो लिया सैलरी के नाम पे सर। डीए का 84 है तो 84 का 50% लिया, क्यों? क्योंकि 50% ही रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पे। और टर्नओवर इन कमीशन लिया सर। बोनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो लेते ही नहीं थे। तो हमारी सैलरी का मीनिंग क्या हुआ? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स है तो, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर ओनली कमीशन है तो मैं नहीं लूंगा। दिस इज 3,02,000। ओके सर, ये सारी चीजें गायब कर दो, गंदा लग रहा है। ओके, तो 3,02,000 आ गया। यस सर, ये सैलरी का मीनिंग पता चल गया। तो सर पहला क्या था? एक्चुअल रेंट यहां पे आपको रिसीव्ड कितना है सर? सर 72,000। सर कैसे पता आपको 72,000 रिसीव्ड है? सर 6,000 इन्हें मिल रहे हैं, एचआरए 6,000 है, मल्टीप्लाई में 12, 12 6 72, 72,000। रेंट पेड 7,000 इंटू में 12, दिस इज 84,000। थोड़ा सा करो ना यार, थोड़ी सी मेहनत करो ना प्लीज।
तो रेंट पेड, ओके, एंड 10% ऑफ एक्चुअल सैलरी, दिस इज 53,800. नाउ 40% ऑफ सैलरी 120,800. नाउ रिसीव्ड 1 2 3, एक हमारा हो गया 40% वाली कंडीशन, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी कितना है सर 72,000 जो हमें मिल रहा है, दिस इज 6,000 इंटू में 12. तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर माई डियर फ्रेंड, दिस इज 53,800. तो रिसीव्ड कितना था 72,000 और एग्जाम कितना है 53,800. तो मेरे लिए टैक्सेबल कितना हो गया सर 18,200. तो 18,200 यहाँ पे HRA आ गया. ठीक है, ओके. तो मेरे पास ग्रॉस सैलरी कितनी होगी 3,68,200 मेरी ग्रॉस सैलरी हो गई, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000. सर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, सबको हम इतना डिडक्शन देते ही देते हैं, बाकी लेटर ऑन स्टैंडर्ड डिडक्शन पे मैं सिखाऊंगा आपको, अभी के लिए सीख लो. मैंने आपको बोला था 3 ही सेक्शन है, 15, 16 और 17. 17 हम सीख रहे हैं, 15 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 17 में पूरा टाइम लगेगा, 16 में हम बस 20 मिनट डिस्कशन करेंगे. स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 की, दैट्स इट. याद कर लो आप, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 की सैलरी के अंदर. जब हमने हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करा था, याद है हाउस प्रॉपर्टी में जब लास्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन करवा रहा था आरटीपी एमटीपी वाले, वहाँ भी मैंने बोला था सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000, याद कर लो. हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% ऑफ एनएबी, याद कर लो, मैंने बोला है. नाउ इनकम अंडर द हेड सैलरी 3,18,200. नाउ कोई डिडक्शन इनकी है और नहीं है, तो ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कट कर देंगे आप, डिडक्शन कोई भी नहीं है. दिस इज योर टोटल इनकम 3,18,200. तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर दिए, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. इस क्वेश्चन में लगेगी मेहनत, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है बार 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 पूरे साल के लिए. एक बार यहाँ पे एक देखो, एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है क्वेश्चन नंबर 3 में जो तुम सीखोगे, और एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ये है टेबल बना के. तो तुम्हें जो बेस्ट लगे तुम वो कर लो. मैं सिंपल वाला सिखा रहा हूँ, तुम्हें टेबल वाला बेस्ट लगे तुम टेबल वाला कर लो. इसलिए मैंने कहा था बुक की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लीज़ बुक के साथ पढ़िएगा, क्योंकि भटक ना जाओ तुम. जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करके दे रहा हूँ ये तुम्हें घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के देखने हैं, प्लीज़ 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 प्लीज़. ओके. मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, ठीक है, एंड इट वॉज इंक्रीज 30,000 पर मंथ विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर. यानी सर इसका एक मतलब ये हुआ कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ के लिए कितनी सैलरी रही 20,000. देन सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी रिमेनिंग जो हमारे पास मंथ रहे, ठीक है, सितंबर से उसने बोला ना, सितंबर से बोला यार, तो यहां पे हमारी सैलरी सितंबर ऑनवर्ड कितनी हो गई सर, दिस इज 30,000. ओके. फिर कह रहे थे एम्प्लॉयर वाज पेइंग हिम हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 6,000 पर मंथ. उसको एचआरए मिल रहा है सर 6,000 का, 6,000 मल्टीप्लाई में 12 तो 76 हो गया. बट इट वॉज डिक्रीज टू 3,000 फ्रॉम 1 नवंबर. और फिर वो कह रहा है कि 1 नवंबर से डिक्रीज हो गया सर, 6,000 की जगह कितना हो गया सर 3,000. सर ऐसा भी हो सकता है. ये सारा टाइम लाइन का गेम है, टाइम लाइन का गेम की समझो, जहाँ जहाँ टाइम चेंज होंगे वहाँ वहाँ कैलकुलेशन चेंज होगी, जहाँ जहाँ टाइम चेंज होगा वहाँ कैलकुलेशन चेंज होगी, इसलिए सारा टाइम याद करना है. एक टाइम चेंज हुआ था 1 सितंबर को, वहाँ तक कैलकुलेशन अलग है, प्लस एक कैलकुलेशन और चेंज हो गई हमारी, कब चेंज हुई सर 1 नवंबर को कैलकुलेशन चेंज. द एम्प्लॉई वॉज पेइंग रेंट 4,000 पर मंथ. एम्प्लॉई जो था वो रेंट पे कर रहा था 4,000, बट इट वॉज इंक्रीज टू 7,000 पर मंथ फ्रॉम 1 दिसंबर. और 1 दिसंबर को हमारा क्या हो गया, रेंट बढ़ गया 4,000 टू 7,000 हो गया. अच्छा. द एम्प्लॉई वॉज पोस्टेड इन अमृतसर बट वॉज ट्रांसफर टू कलकत्ता ऑन 1 फेब. और 1 फेब को वो कोलकाता चला गया. ओके. एम्प्लॉय हैज रिजाइंड 1 मार्च. अच्छा, 1 मार्च को छोड़ भी दी जॉब उसने. तो सर यहाँ पे जो 30,000 है ना वो होगा आपका फॉर 5th मंथ ओनली, क्योंकि 1 मार्च से तो उसने काम किया ही नहीं.
कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट 24-25, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और रीड आउट करा रहा हूँ, दोनों का क्वेश्चन का सेम पैटर्न है लेकिन थोड़ा सा चार्ट अलग अलग है, ठीक है, चार्ट अलग अलग है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको तुम चाहो तो जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वैसे कर लेना, या फिर चार्ट बना हुआ है इसके हिसाब से सॉल्व कर लेना, या फिर इस तरीके से सॉल्व कर लेना जैसे कि यहाँ पे है। ओके, अब इसमें तुम्हें कहानियां याद करनी पड़ेंगी। अब तुम ये देखो, मैं मंथ काउंट कर रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। उसने जो जो डेट बोली ना वहां वहां मैं टिक मारूंगा। और आप याद रखना सर 1 सितंबर को, यानी ये है सर 1 सितंबर, यहां पे क्या चेंज हुआ सर, सैलरी चेंज हो गई 20,000 से 30,000 हो गई, यानी 20,000 रिमेनिंग। सर 1 सितंबर ना, 1 सितंबर यहां पे ऊपर आएगा, एक्सक्यूज मी, 1 सितंबर ऊपर आएगा सर, 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर आता है, तो अगस्त एंड पे यहां पे हमारी सैलरी जो थी वो 20,000 से 30,000 हो गई, यानी 5 मंथ हमारी सैलरी कितनी रही 20,000, और रिमेनिंग नेक्स्ट मंथ टिल फेब एंड हमारी सैलरी कितनी होगी सर 30,000, ठीक है। मार्च में नौकरी छोड़ दी गई है। ओके, अब इसके बाद ध्यान सुनो, HRA 6,000 बट इट वाज डिक्रीज टू 3,000 फ्रॉम 1 नवंबर। तो 1 नवंबर यानी अक्टूबर एंड, 1 नवंबर यानी अक्टूबर एंड, यहां पे जो हमारा HRA था वो जो हमें मिल रहा था, बॉस जो हमें दे रहा था, कितना दे रहा था सर 6,000, तो 6,000 से कितना हो गया सर 3,000, ठीक है। ये है 1 नवंबर और ये है आपका 1 सितंबर। ओके, ठीक है जी। नाउ एम्प्लॉय पेइंग द रेंट 4,000 बट इट वाज इंक्रीज टू 7,000 ऑन 1 दिसंबर। और जैसे ही जी नवंबर एंड हुआ यहां पे, कब से सर 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को क्या हो गया सर, रेंट बढ़ गया सर, 4,000 टू 7,000 हो गया। कितना हो गया सर 4,000 टू 7,000। ओके, यानी 4,000 वाली जो लिमिट थी वो अप्रैल से लेके नवंबर तक चल रही थी। नाउ द एम्प्लॉय वाज पोस्टेड अमृतसर बट इट वाज ट्रांसफर्ड टू कोलकाता। अब 1 फेब को एक कैलकुलेशन और है, 1 फेब को यहाँ पे भाई साहब को अमृतसर से कोलकाता भेज दिया, यानी 40% पहले स्लैब रेट था, यहाँ पे फेब मंथ में 50% स्लैब रेट लगेगा। इसके बाद एम्प्लॉय हैज पोस्टेड अमृतसर बट वाज ट्रांसफर्ड टू कोलकाता 1 फरवरी को, 1 फेब से। नाउ द एम्प्लॉय रिजाइन फ्रॉम 1 मार्च। अब जो मार्च है यहाँ पे बंदे ने क्या कर दिया, रिजाइन, यानी इसके बाद एचआर की कैलकुलेशन नहीं है, रिजाइन। अब इससे चार्ट बनाने से क्या हुआ समझो, ध्यान समझो, इस चार्ट को बना लो प्लीज। इस चार्ट को बनाने से क्या होगा कि अब तुम्हें पता है मुझे कैलकुलेशन कितनी बार चेंज करनी है। इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन कितनी बार चेंज होनी है मुझे पता ही नहीं चलता। पहली कैलकुलेशन तो जी 1 सितंबर को चेंज होनी है, दूसरी यहाँ पे चेंज होनी है, थर्ड यहाँ पे चेंज होनी है, फोर्थ यहाँ पे चेंज होनी है, ठीक है। मतलब 4 से 5 बार मुझे चेंज करना है, ठीक है। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। सर बेसिक पे कितना है सर, सर 20,000 हमारी सैलरी थी 5th मंथ के लिए और 6 मंथ के लिए 30,000 थी, ये हमारा बेसिक पे है, ठीक है। और सर 6 मंथ के लिए क्यों है, 7th क्यों नहीं, क्योंकि मार्च में नौकरी छोड़ दी गई तो यानी फेब तक की सैलरी मिली होगी, ठीक है। दिस इज 20,000 मल्टीप्लाई में 5 और 30,000 मल्टीप्लाई में 6, दिस इज 2,80,000। ओके, नाउ वर्किंग नोट्स हम बना रहे हैं। पहला है सर अप्रैल से अगस्त तक, तो अप्रैल से अगस्त तक क्या था, सैलरी 20,000 थी, उसके बाद 30,000 हो गई, राइट। तो 20,000 सैलरी थी, ओके, 20,000 सैलरी थी, और सर ये -10,000 क्यों किया, बताओ मुझे, -10,000 क्यों किया, दिस इज 10% ऑफ सैलरी। सर 10% ऑफ सैलरी कितना हुआ सर, अरे भाई तुम्हें तुम्हारी सैलरी 20,000 मल्टीप्लाई में 5 करोगे कितना आएगा, 1 लाख आएगा, 5 मंथ की सैलरी,
तो इसका तुमने 10% ले लिया, कितना आ गया सर 10,000। ओके 40% रिटायरमेंट ऑफ बेनिफिट सैलरी, तो 1 लाख का आपकी सैलरी बन रही थी, दिस इज 20,000 मल्टीप्लाई में 5, 1 लाख का 40% 40,000, और एक्चुअल तुम्हें कितना मिल रहा था, ठीक है, एक्चुअली तुम्हें कितना मिल रहा था, तो एक्चुअली जो हमें रिसीव्ड हो रहा था, ठीक है, तो इसने कहा था 6,000 एम्प्लॉयर पेइंग द एचआरए, तो 6,000 जो तुम्हें मिल रहा था वो भी तुम्हें 5 मंथ तक मिला है, यानी 30,000। ओके यानी 30,000 मिला है, कैसे सर 6,000 मल्टीप्लाई में 5। ओके तो रिसीव्ड कितना हुआ 30,000, विच एवर इज लोअर, दिस इज 10,000, तो टैक्सेबल कितना हो गया 20,000। तो अप्रैल टू अगस्त कितना टैक्सेबल हो 20,000। तो अब ये सारे अमाउंट तुम्हें जोड़ने हैं, पहला अमाउंट हो गया ये, ऐसे करके सारे जोड़ोगे और लास्ट में जाके तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो हम कहाँ पे आ गए सर, हम आ गए अगस्त तक, सितंबर आ गया जी, अक्टूबर, अक्टूबर में फिर क्या हो गया, एचआरए 6,000 से 3,000 हो गया, कब हुआ सर अक्टूबर में, बट सितंबर और अक्टूबर तक तो अगस्त तक तो कैलकुलेशन हो गई थी, प्लस एक चेंज और हुआ, एक चेंज क्या हुआ सर, सैलरी 20,000 थी बट वो 30,000 हो गई, सैलरी 20 से 30 हो गई, तो कैलकुलेशन चेंज, कैलकुलेशन चेंज, यस सर कैलकुलेशन चेंज, ठीक है, कैलकुलेशन चेंज। ये 6,000 कैसे आया सर, मेरी सैलरी कितनी हो गई सर 30,000, बट मैं कैलकुलेशन कितनी कर रहा हूँ 2 मंथ की, तो मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया 60,000, 60,000 का 10% कितना आ गया 6,000, तो 8,000 माइनस 6,000। सर लेकिन ये 8,000 कैसे आया, ये तो हमने बताया ही नहीं, देखो 8,000 कैसे आया, यहां पे आओ क्वेश्चन में, क्योंकि उस समय का रेंट पेड कितना था, उस समय का रेंट पेड कितना था सर, एम्प्लॉय वाज पेइंग रेंट 4,000 पर मंथ, एम्प्लॉय वाज पेइंग रेंट 4,000 पर मंथ, कब तक सर 1 दिसंबर तक, तो आपने रेंट पे कितना किया था, 2 मंथ का रेंट कितना पे किया होगा आपने 4,000 पर मंथ, तो 2 मंथ का है, तो 4,000 मल्टीप्लाई में 2, दिस इज 8,000, तो 8,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 2,000। सैलरी सर कितनी है सर 60,000, कैसे आई सर 30,000 मल्टीप्लाई में 2, 60,000, 60,000 का 40% 24,000, और एक्चुअली तुम्हें क्या मिल रहा था 6,000 मिल रहा था, 6,000 मल्टीप्लाई में 2, दिस इज 12,000, तो 12,000 मल्टीप्लाई में विच और इज लोअर, दिस इज 2,000, टैक्सेबल इज 20,000, दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब सर चेंजेस होंगे, अब आ गए सर नवंबर में, नवंबर में सर क्या हुआ है, सैलरी हो गई है 30,000, ओके, और आपका 4,000 से 7,000 हो गया सर, 4,000 से क्या हो गया सर 7,000, रेंट आपका बढ़ गया, प्लस एचआरए 6,000 से 3,000 हो गया। ओके राइट राइट सर, ये चार्ट बहुत हेल्प कर रहा है, यस ये चार्ट तुम्हें बनाना पड़ेगा अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो। अब ध्यान सुनना, नवंबर के लिए सर 4,000 हो गया, सर क्यों 4,000 हो गया, क्वेश्चन में आगे पढ़ो, सर एम्प्लॉय वाज पेइंग रेंट फॉर 4,000, इट वाज इंक्रीज टू 7,000, सर वो 1 दिसंबर से रेंट बढ़ा है, ओके, और सर एचआरए 6,000 से 3,000 हो गया था, हाँ जी, तो सर रेंट पेड कितना है आपका ये बताओ, रेंट पेड आपका कब से बढ़ा है सर, सर मेरा बढ़ा है 1 दिसंबर से, कितना था सर 4,000 से 7,000 हो गया, ओके, क्या ये कैलकुलेशन अभी काम आएगी, नहीं आएगी, यानी अभी आपने रेंट कितना किया 4,000, 4 सर नवंबर, ओके, और सर अब आपकी सैलरी कितनी है सर 30,000 है, एक मंथ की सैलरी कितनी है 30,000, तो एक मंथ की सैलरी का 10% ये आ गया सर 3,000, तो 4,000 माइनस 3,000 इज 1,000, ओके ओके सर 40% ऑफ सैलरी, अभी एक महीने की सैलरी कितनी है 30,000, 40% कितना हो गया 12,000, और एक्चुअली तुम्हें एचआरए पहले 6,000 मिलता था, अब कितना मिल रहा है सर 3,000, ओके, दिस इज एक्चुअल रिसीव 3,000, तो 3,000 माइनस विच एवर इज लोअर, दिस इज 1,000, नाउ टैक्सेबल इज 2,000। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिटरली एक एक कॉन्सेप्ट तो मैं लिख के बता रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ मुझे नहीं पता, बट थोड़ी सी मेहनत तुम कर लो यार, इस बुक के साथ प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ 50 आउट ऑफ 50 आएंगे, तुम्हारी बुक से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं लिटरली, और अभी भी तुम इस बुक को प्यार नहीं कर रहे ना और बाय नहीं कर रहे ना, जब स्टॉक खत्म हो जाएगा और तुम बोलोगे मैं बोलूँगा स्टॉक खत्म, उस दिन देखना तुम्हें बड़ा पाप फील होगा यार, शायद उस समय ले लेता तो मैं पास हो जाता, लेकिन हम क्या अपनी चवन्नी बचाने के चक्कर में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वेस्ट कर देते हैं, जिस दिन तुम पास करोगे ना तुम खुद
मिठाई लेके आओगे कि सर आपकी वजह से पास हो गया। बहुत मेहनत लग रही है एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपके अंदर बैठे जो परमात्मा है ना, उसको मेरा परिणाम है। तुम मुझे सपोर्ट करो ना करो, लाइक करो ना करो, कमेंट करे ना करो, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, वो मुझे सपोर्ट करेगा, वो ऊपर उठाएगा। सर दिसंबर टू जनवरी, सर क्या क्या हो गया इस बीच? सर मेरा रेंट 7000 हो चुका है, तो दिसंबर टू जनवरी सर 2 मंथ होते हैं, तो कितना रेंट पे करना पड़ेगा? सर 14000। सर हाँ जी बोलिए ना। सर 2 मंथ की सैलरी कितनी हो गई सर? सर 60000। 30000 एक मंथ की है, 2 मंथ की कितनी हो गई सर? 60000 हो गई। ओके, उसके बाद सर आपका ये रेंट पेड कितना हो गया सर? 14000। 10% ऑफ 60000, 6000, दिस इज 8000। 40% ऑफ 60000 इज 24000। और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड तुम्हें, अब बॉस तुम्हें कितना रुपए दे रहा है? सर मेरा बॉस अब मुझे 6000 दे रहा है, ठीक है, दिस इज 6000। तो 6000 माइनस 6000 नेल, यहाँ पे कोई टैक्स लाइबिलिटी बनी नहीं। तो ऊपर तक तो मार्किंग कर रहा था, 3rd पॉइंट, एंड नाउ दिस इज 4th पॉइंट। नाउ फॉर फेब्रुवरी, सर मार्च में क्यों नहीं? क्योंकि मार्च में नौकरी छोड़ दी उसने। ओके सर मेरा रेंट बढ़ चुका है सर, एक महीने की कैलकुलेशन 7000। मेरी एक महीने की सैलरी कितनी है सर? 30000। 30000 का 10% 3000, बचा कितना सर? 4000। सर अब मैं कहाँ पे हूँ सर? 50% वाली कैटेगरी में, तो 30000 का 50% मिलेगा मुझे, दिस इज 15000। लेकिन सर एक्चुअली रेंट पेड कितना है सर? 3000, ठीक है, सॉरी एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड तुम्हें बॉस कितने दे रहा है? सर मेरा बॉस मुझे सिर्फ 3000 रुपये देता है। ओके 3 रिसीव्ड 3000, विच एवर इज लोअर, दिस इज 3000, एग्जाम्प्ट निल, टोटल इज 32000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, इससे बेहतर क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। दिस इज 3,20,000 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। अब सर अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में तुम्हारा होमवर्क है। अब यही चीज़ जो हमने ऐसे की थी नॉर्मल, यहाँ पे अप्रैल टू मई, जून टू अक्टूबर, नवंबर टू दिसंबर, जैन और फेब मार्च। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो मेरे पास बुक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको तुमको सॉल्व करवा दूंगा। चलिए सर, जितना भी हमने सैलरी अब तक पढ़ा है मैं इसको प्रॉपर रिवाइज करके आपको देता हूँ, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको दिक्कत ना हो। चलिए सर, बस यही कहूँगा कि लाइफ में अपने माँ बाप और अपने गुरु को मत भूलना, उनकी सेवा को, उनकी सपोर्ट को कभी मत भूलना, बस यही सिखाना चाहूँगा। इससे बड़ा कोई भी मोटिवेशन मेरे पास नहीं है। जब तक तुम्हारे दिल में तुम्हारे टीचर के लिए रिस्पेक्ट और प्यार माँ बाप के लिए रहेगा, कोई तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हम कर रहे हैं सैलरी टॉपिक का रिवीजन, दिस इज पार्ट 1, और इसमें हम सैलरी, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस अलाउंस जितनी भी है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे। ओके, सैलरी टॉपिक 5 to 10 मार्क्स का 100% कंपलसरी होता है इन एग्जाम, और ग्रॉस इनकम में भी इसकी एक अहम भूमिका होती है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनेगा। सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन, जो बोलता है कि भैया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है आपके बीच, तो सैलरी हेड में आप नहीं आ सकते, ठीक है। इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ कि सर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो हम उसे सैलरी बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो हम उसे पीजीबीपी बोलते हैं। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे थे, जैसे कि सैलरी रिसीव्ड बाय एमपीए एमएलए है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। सैलरी रिसीव्ड बाय अगर पार्टनर है तो पीजीबीपी में आता है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए सर मेरी सैलरी आती थी 10 को, लेकिन दीपावली पे आ रही थी, बॉस ने मुझे 5 को ही अगर सैलरी पे कर दी तो 5 को टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन मेरी सैलरी 10 को ड्यू होती थी, लेकिन मेरे बॉस ने अब तक मुझे पे नहीं किया, दिस इट्स 20, तो भी 10 को ही आपको टैक्सेबल माना जाएगा। सैलरी इज टैक्सेबल इवन इन केस ऑफ पार्ट टाइम जॉब। सर मैं तो पूरे 8 घंटे जॉब करते नहीं, 1 घंटा फ्रीलांसर हूँ सर उस कंपनी में, या फिर मैं बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ सर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे के लिए। जैसे कुछ वेबसाइट जो बनाते हैं हमारी, राइट, जो सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, वो दिन भर हमारे लिए काम नहीं करते, जो हम टास्क देते हैं बस उतना करते हैं, तो उसके लिए भी कह रहे हैं पार्ट टाइम भी कोई आपके लिए काम करता है ना। लेट्स सपोज पैकिंग वाला, मैंने एग्जांपल दिया था आपको ड्यूरिंग लेक्चर, तो पैकिंग वाला जो हमारे लिए पैकिंग करता है, जो 2 घंटे आता है पैकिंग करके चला जाता है, उसकी सैलरी भी यहाँ पे ट्रीट होती है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ जॉब और आफ्टर लिविंग द जॉब, ये एक बहुत प्यारा टॉपिक है। मतलब मैंने कहा था कि भैया मैं सी डीमर्स में काम करता हूँ, आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द सी डीमर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं वहाँ जॉब करता हूँ, मुझे कहीं और से ऑफर आ गया कि भाई तो हमारे लिए काम कर ले। मैंने कहा कितने दोगे? उसने कहा भाई 10 लाख रुपए पर मंथ।
मैंने कहा यहाँ 5 मिल रहे, वहाँ 10 मिल रहे, चलो वहाँ चलता हूँ। तो उसने बोला वहाँ से हमेशा के लिए आ जाना, तुम्हें 50 लाख एडवांस में दे रहा है। मतलब मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया और उससे पहले मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो भी सैलरी माना जाएगा। या फिर सीए ड्रीमर्स में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अपना बुढ़ापा यहाँ लगाया, जवानी यहाँ लगाई, समय पूरा लगाया, वो कह रहा है भाई सीए ड्रीमर्स की अगर तुम मेरे यहाँ से जा रहे हो विनीत सर, ठीक है, तो कहीं भी मत जाना, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ, 2 करोड़ रुपए देता हूँ, अपना टैलेंट कहीं और शो मत करना, जो आपकी और मेरे बीच है वहीं रखना। यानी जॉब छोड़ने के बाद भी जो पैसे मिलते हैं वो भी सैलरी ट्रीट होती है। फिर एक छोटा सा टॉपिक था सैलरी सरेंडर वर्सेस सैलरी फॉरगॉन। सरेंडर मतलब क्या होता है सर, कि मैंने अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, दिस इज सरेंडर, और ये टैक्सेबल नहीं होता। वही सैलरी फॉरगॉन कि मुझे तो मिली लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं गरीब बच्चों को दे दो, नहीं नहीं उनके लिए कपड़े खरीदो, नहीं नहीं तुम्हें मिली तुमने कहीं और दिया, ठीक है, दिस इज अप्लीकेशन ऑफ इनकम और ये टैक्सेबल होती है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है सर एडवांस सैलरी। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। एक है सर मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली थी, मेरे स्टाफ ने कहा कि सर 10 को तो सैलरी देते हो, आज 8 को दे दो यार। मैंने कहा ले ले। अरे सर शादी हुई है सर, वाइफ को घुमाने जाना है सर, 10,000 रुपये एडवांस दे दो। मैंने कहा चल ले ले कोई बात नहीं। एक है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। आपके घर में आपके पापा की तबीयत खराब है, मम्मी की तबीयत खराब है, या फिर बहन की शादी करानी है, बच्चों का एडमिशन कराना है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, अगर नहीं हुआ तो फिर भैया तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बहुत ही बड़ी सिचुएशन। तुमने कहा सर मैं आपके यहाँ लाइफ टाइम काम करूंगा सर, प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्लीज़ सर एडवांस दे दीजिए 10 लाख रुपये सर। मुझे पता है कि ये भरते भरते तुम्हें 10 साल लग जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लोन। ओके, तो सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस टैक्सेबल एज रिसीव्ड बेसिस, एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी इसको हम लोन की तरह ट्रीट करेंगे। एक होता है एरियर ऑफ सैलरी, ये है डिस्प्यूट। मेरे एम्प्लॉय कह रहा है सर आपने बोला था जब मैंने ज्वाइन किया था कि हर साल आप 1,000 रुपये बढ़ाओगे, आज 2 साल हो गए आपने सैलरी नहीं बढ़ाई। मैंने इसे नहीं बढ़ाई भाई, धंधा नहीं चल रहा था, अचानक से सेल बढ़ गई सर, बहुत पैसा आ रहा, दबा के आ रहा। मैंने कहा यार मैंने तुझे वादा किया था 2 साल पहले, आज मैं वो प्रॉमिस कर देता हूँ। तो 2 साल की सैलरी जो पेंडिंग थी मैंने 1,000 रुपये वाली, वो मैंने उसे दे दी एक्स्ट्रा जोड़ के, तो जैसे ही मिलेगा वैसे ही रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा। सर सैलरी पेड टैक्स फ्री, इसका मतलब क्या है, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई का टैक्स पे कर रहा है, मतलब सैलरी का टैक्स बना मान लो 2 लाख रुपए, और एम्प्लॉय कह रहा है अरे तू मत भर रहे, तू मेरा बच्चा रे बच्चा, अपन भरेगा तेरे बिहाफ पे टैक्स, दिस इज सैलरी पेड टैक्स फ्री। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा पास कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था लेक्चर में, दिस इज बेसिक वेजेस। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, और टेस्ट भी टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर्ड है। तो चैप्टर यूट्यूब से करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डबल स्पीड में कर लेना, फटाफट हो जाएगा 40 से 50 घंटे के अंदर। प्लस टेस्ट जो है उसके सॉल्व करो, कैसी प्रेजेंटेशन क्या कर रहे हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9357199404, मुझे जरूर भेजना, ठीक है। ऊपर वाली की दुआ से ये सारे काम करवा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे थैंक्स बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, दुआओं में याद रखना यार, दुआओं में याद रखना, इतना मेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा रिजल्ट ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 2, बेसिक वेजेस। व्हाट इज बेसिक वेजेस? इट इज़ द बेस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। मैंने आपसे बोला था, बहुत प्यारा एग्जांपल दिया था कि लड़की वाले घर पे आए हुए हैं और बोल रहे लड़का क्या कमाता है, दिस इज बेसिक वेजेस। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी इज्जत करते हैं, बेसिक वेजेस। मतलब फाइनली तुम्हें किस अमाउंट पे सैलरी मिल रही है, क्यों तुम्हें रखा गया है, सर मैं 50,000 रुपये मंथली जॉब वाला आदमी हूँ, दिस इज योर बेसिक वेजेस। ओके, नाउ एक चीज़ और, इसमें इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं। तो मैंने एमसीक्यू पर्पस से एक पॉइंट ऐड कराया था कि मैक्सिमम 20 इंक्रीमेंट्स इसमें अलाउ होते हैं। नाउ डियरनेस अलाउ, दिस इज महंगाई भत्ता। यानी समय से देखो, कभी बार मेट्रो के रेट्स बढ़ जाते हैं, कई बार सब्जियों के रेट्स बढ़ जाते हैं, कई बार गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो महंगाई को मैनेज करने के लिए कई बार हम अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, दिस इज कॉल्ड डीए। ओके, ये इन टर्म्स भी हो सकता है, नॉट इन टर्म्स भी हो सकता है। डी इन टर्म्स मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन। तो अगर देखो अभी ने हमने एचआरए कैलकुलेट किया था, और आज ही इसी ऑडियो में मैं एचआरए भी डिस्कस करूंगा। तो वहाँ पे जब हम कैलकुलेशन सैलरी सीख रहे थे तो बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। तो अगर टर्म्स का पार्ट नहीं था, हमने देखा कि 50% इज नॉट द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, तो हमने वो नहीं लिया था। 84,000 का हमने 50% ही लिया था, और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता तो हम पूरे 84,000 को भी ले सकते थे। जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा वही मतलब कि डीए का पार्ट हम कैलकुलेशन में लेंगे। इसलिए हमें देखना है टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है डीए के बारे में तो हम ये मानेंगे ये नॉट इन टर्म्स है, हम उसे सैलरी की रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बोनस। व्हाट इज बोनस? बोनस मतलब बच्चे ने बहुत मेहनत की, एम्प्लॉय ने बहुत मेहनत की, बॉस बहुत खुश है, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई ऐसा है ना, इस दीपावली में तुम सबको 2-2 हज़ार रुपये गिफ्ट, दिस इज बोनस। मतलब एक्स्ट्रा इन
सैलरी जो कि हम उससे मेहनत के लिए दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बोनस। ठीक है, सिंपली आप समझ सकते हो, हम खुश हो गए, हमारी सैलरी बहुत अच्छी हो गई, हमारी सेल बहुत अच्छी हो गई, हमारा टर्नओवर बहुत अच्छा हो गया, भगवान की तरफ से दिन दुगनी रात चौगनी हो गई, तो खुश हो गए हम अपने एम्प्लॉय को जो देते हैं, दिस इज कॉल्ड बोनस। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, गिवन देन क्वेश्चन इट इज रिसीव्ड एट दी टैक्सेबल। ठीक है, और मान लो सर क्वेश्चन में बोल रखा है कि सर डिक्लेयर है, डिक्लेयर है तो इग्नोर करेंगे, और सिर्फ बोनस लिखा है तो हम मान लेंगे कि भैया कि हाँ ये मिल चुका है और ये टैक्सेबल है। उसके बाद एक वर्ड होता है कमीशन। कमीशन ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, और वेदर इट इज बेस्ड ऑन टर्नओवर नोट। आज हमने जब लेक्चर किए थे तो हमने दो टाइप के कमीशन देखे थे, एक कमीशन था ओनली कमीशन, तो उसको हमने रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं लिया था, और एक क्वेश्चन में टर्नओवर बेनिफिट पे लिखा हुआ था 2%, 1%, तो उसे हमने लिया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे एज पर द क्वेश्चन वी सॉल्व इन अ लेक्चर। उस ये था हमारे फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन। नाउ आई एम रिवाइजिंग लेक्चर 2 रिवीजन। ठीक है, क्योंकि हमने 2 लेक्चर का रिवीजन एक साथ किया था, करने का मतलब वादा किया था, तो वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अलाउंस, इसमें सर एक है एग्जाम्प्ट अप टू अ लिमिट, पार्ट 1। जैसे कंपटीशन अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो अगर आप हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, डीफ है, तो सेक्शन 10 क्लॉज 14 के अंदर मैक्सिमम 3200 आपको अलाउ है। और वही अगर आप एक नॉर्मल इंप्लॉई है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑलवेज टैक्सेबल होता है। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए 100 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपये पर महीने, हर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अंडरग्राउंड अलाउंस यानी माइंस के काम जो एम्प्लॉय करते हैं, मैंने लॉजिक्स वगैरह वीडियो के अंदर दे रखे हैं, अगर आप वो रेफर करोगे तो और अच्छा होगा, बट ऑडियो के थ्रू रिवीजन कर लेना। मैक्सिमम 800 पर मंथ। ट्रिपल एरिया अलाउंस मैक्सिमम 200 पर मंथ। ठीक है, और याद रखना इनके क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, तो क्वेश्चन प्लीज कर लेना बुक से। अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, कोई ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मैंने इसको अच्छा खासा लॉजिक दिया था वीडियो में, प्लीज देख लेना। अमाउंट रिसीव्ड का 70% 10,000 पर मंथ, विच एवर जो लोअर होगा वो यहाँ पे अलाउ होगा। फिर हमने यहाँ पे कुछ केस और देखे, एग्जैम्प्ट अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट स्पेंड, मतलब जो खर्चा करोगे बस वो अलाउ है। यूनिफॉर्म के लिए मैंने आपको 5,000 रुपये दिए, आपने 2,000 की यूनिफॉर्म ली, एग्जाम्प्ट है, जो बट जो 3,000 बच गए वो पूरा टैक्सेबल है। यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सारा जितना आपने खर्चा किया वो टैक्सेबल है। जो बचा लिया वो जो सॉरी जो खर्चा किया वो एग्जाम्प्ट है, और जो बचा लिया घर लेके गए वो टैक्सेबल है। ठीक है, इसके बाद सर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ नॉर्मल पर्सन, अगर आप डीफ हैं कुछ हैं तो 3200 का आपको मिलता है। नाउ फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंस, इसमें हमने कहा था जैसे हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो आउटसाइड वर्किंग कर रहे हैं इंडिया के, या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लिए अलाउंस पूरी एग्जाम्प्ट मानी जाती है। देन द लास्ट एचआरए वाला कॉन्सेप्ट आता है, सेक्शन 10 क्लॉज 13A इसका आता है, जिसमें कहते हैं सर 50% किसके से, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता के लिए 50% ऑफ सैलरी, और अदर है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को छोड़ के, तो 40% ऑफ सैलरी हम लेते हैं यहाँ पे। सैलरी का मीनिंग यहाँ पे बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन होता है। पहला हो गया 40% और 50% ऑफ सैलरी, दूसरा हो गया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, थर्ड होता है सर रेंट रिसीव्ड माइनस 10% ऑफ सैलरी, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। मैंने इस पे 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए बैक टू बैक आपको, और एक क्वेश्चन होमवर्क पे दिया है, प्लीज़ चाहे आप लेक्चर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो लास्ट वाला क्वेश्चन प्लीज़ कर लेना, हो सकता है आपको एग्जाम में डिक्टो वहाँ पे मिल जाए प्लीज़। तो इसी के साथ मैंने 2 लेक्चर का रिवीजन आपके लिए साथ साथ कर दिया है, बहुत सारे टॉपिक, ये ऑडियो ना 5-10 बार सुन लेना ताकि सारी लिमिट याद हो जाए। 11 मिनट के अंदर आपके मैंने 3 घंटे का लेक्चर रिवाइज कर दिया है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। आपका मेंटर, आपका टीचर तहे दिल से आपके अंदर बैठे देवी और देवताओं को प्रणाम करता है। आपकी दुआओं के लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों इसी के साथ ऑडियो रिवीजन कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन। जितना भी बोरिंग पोर्शन था सैलरी का वो आज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल डू फुल्ली इंजॉयमेंट पोर्शन, जहाँ पे सिर्फ गप्पे मारने, कॉन्सेप्ट लिखना है, क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट करना है, क्वेश्चन करना है। बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे हम। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके अंदर बैठे सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, आपकी दुआओं के लिए मैं आभारी रहूँगा, ग्रैटिट्यूड फील करूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।